हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो बन रहा है क्योंकि खुद की व्यस्तता के कारण इन चीज़ों में कमी आई। पिछले दिनों में बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न था, जैसे कि एक ये जो विमान हादसा हुआ और दूसरा कि बहुत सारे पंडितों ने एक पूर्व मुख्यमंत्री जी को डेट दे दी थी कि 12 और 6 का जो है वो फिगर अच्छा है, तो उसके बाद फिर ये इवेंट क्यों हुआ। ये जो मीम या ये जो चीज़ें बहुत तेज़ी से चली, उसको लेकर आप लोगों ने प्रश्न किया था। तो जहाँ न्यूमरोलॉजी की बात है वहाँ के लिए पहली बात ये ध्यान रखिए, 12 और 6 के ही नंबर बोले थे। साल के अंदर जो आखिरी का होता है नंबर, उसको भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। ठीक है, तो आप सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर ही एकदम से मत जाइए कि जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर बोले था उसी नंबर पे उनकी गाड़ी थी और सब कुछ था तो इवेंट क्या हो गई। क्योंकि जब टोटल हम देखते हैं तो वहाँ पे कंसेप्ट यूज होता है एक ड्राइवर नंबर का और एक होता है आपका कंडक्टर नंबर का। यानी कि टोटल डेट को आप जब जोड़ रहे हो तो उस टोटल डेट के जोड़ने के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, साल का नंबर जुड़ के क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखनी पड़ती हैं। और उसके हिसाब से अगर आप वहाँ पे कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 2025 जो है उसका आप टोटल निकालोगे तो मंगल का प्रभाव दिखाई देगा और बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे तो दूसरे प्रभाव भी दिखाई देंगे। उस हिसाब से आप उसका फाइनल कंक्लूजन करके देखेंगे। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 7 नंबर का कोई फिगर उसके अंदर आ सकता है। जब 7 नंबर का फिगर आता है तो केतु का प्रभाव और फिर वो मोक्ष की तरफ इशारा कर देता है। तो उसको तो आप न्यूमरोलॉजी से करना। यहाँ पर जो आपका कंसर्न क्वेश्चंस थे कि सर ये जो इतना बड़ा विमान हादसा हो गया ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको हम एस्ट्रोलॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। इवेंट हो चुकी है दोस्तों, और इवेंट होने के बाद हम उसको रीड कर रहे हैं तो मकसद बिल्कुल क्लियर कि चीज़ों को, इवेंट्स को किस प्रकार से टाइम फ्रेम के अंदर देखा जाता है। ठीक, सबसे पहले भारत की कुंडली हमने यहाँ पे बनाई। भारत की जो कुंडली ओरिजिनली बनेगी, पहले बता रहा हूँ आपको, जो ओरिजिनली बनेगी उसके लिए जो आपको डिटेल्स होगी वो होगी 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे, यानी 00 आवर्स 00 मिनट्स। और प्लेस जो हमने इसमें ली है वो है नई दिल्ली। जब आप उससे कुंडली बनाओगे तो भारत की कुंडली में आपको चंद्रमा, सूर्य, शनि और आई थिंक बुध जो है वो भी कहीं ना कहीं आपको 3rd हाउस में ही मिलेगा, और राहु जो है वो हमारे को लगन में मिलेगा। जो कुंडली आपके सामने है ये 12 जून की कुंडली है, जिस दिन ये दर्दनाक हादसा हुआ था। सबसे पहले हमको वहां से दशाएं चाहिए, इसलिए मैंने आपको जो टाइम बोला 15 अगस्त 1947 रात का 00 आवर्स 00 मिनट्स, यानी रात के 12 बजे, और प्लेस नई दिल्ली। जब आप उसको करोगे तो आप भी इन दशाओं के आसपास पहुंच जाओगे। भारत की कुंडली में यह बात अच्छी है कि चंद्रमा से ही उसकी दशाएं कहीं ना कहीं चल रही हैं, तो आपको इधर उधर दूसरे प्रकार की दशाओं को ढूंढना नहीं पड़ता। दशा को पहले देखिए। चंद्रमा की महादशा जो तीसरे भाव का स्वामी है, अगर ये वाहन का स्थान है, ये जनता का स्थान है, तो ये चिंता का स्थान है, 12th है, यहाँ से नुकसान का है कहीं ना कहीं, तो वो एक प्रभाव दिखाने की कोशिश करेगा। प्लस सूर्य स्वामित्व रखता है 4th हाउस प्रॉपर्टीज का, 4th हाउस कहीं ना कहीं मदर का, 4th हाउस कहीं ना कहीं वाहन का, तो अंतरदशा में उसकी मौजूदगी है। फिर हम बात करते हैं शनि की। शनि इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर आप देखोगे तो लगन से तो वो योग कारक है, क्योंकि 9th और आपके 10th का लॉर्ड है। इसको इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ऐसे इवेंट्स जो एक छवि छोड़ के जाते हैं, मतलब ये हादसा हुआ तो पूरी दुनिया याद रखेगी कि भारत में कभी ऐसा कोई हादसा हुआ था, तो स्टेटस भी हमारा इसमें कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, तो शनि का इसके अंदर एक रोल आ रहा है। प्लस सूर्य अगेन आपका 4th लॉर्ड, और राहु जो है जो अचानक से होने वाले हादसे या ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं रूल करता है, क्योंकि दशा का सीक्वेंस तो पहले मिलेगा। इस दशा के सीक्वेंस के हिसाब से आपको लगन प्लस चंद्र कुंडली दोनों से फोकस करना होगा। तो लगन से हमने देख ही लिया, तीसरे भाव के स्वामी की दशा, चौथे भाव की बार बार मौजूदगी आ रही है, और कुछ हद तक हमारे भाग्य, कुछ हद तक हमारे स्टेटस से जुड़ी हुई चीजें हो रही हैं। राहु क्योंकि ओरिजिनल लगन कुंडली में हमारे 1st हाउस को प्रभावित करता है, तो छवि के साथ कुछ ना कुछ तो करेगा। अब चंद्र कुंडली से अगर ध्यान देंगे तो यहां पे अगर चंद्रमा बैठा है भारत की कुंडली में, 2nd हाउस का स्वामी सूर्य मार्केश माना जाएगा, 7th हाउस का स्वामी शनि मार्केश माना जाएगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये मार्केश चंद्र कुंडली के लिहाज से हैं, ठीक है। लेकिन लगन कुंडली में ओरिजिनली देखेंगे तो बुध मार्केश या मंगल मार्केश बनता। अब इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो इस गोचर में पहले भाव को देखते हैं। चौथे भाव के अंदर केतु की मौजूदगी, केतु की मौजूदगी वैसे भी किसी जगह से किसी चीज को छोड़ने, हटाने की कोशिश करती है, ठीक है। एक ऐसा ग्रह जो कि पृथकतावाद में भी सबसे ज्यादा कठोर पृथकतावाद दिखाता है, तो दैट इज अ केतु, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, मंगल की मौजूदगी। मंगल भी अपने आप में क्रूर ग्रहों की संज्ञाओं में लिया जाता है, तो चौथा भाव मंगल और केतु जैसे 2 क्रूर ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित हो रहे थे, प्लस उसको दृष्टि प्राप्त हो रही है, तो किससे प्राप्त हो रही है, राहु से। तो 4th हाउस मंगल केतु राहु से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से पीड़ित होते हुए नजर आते हैं। भाव 3 ग्रह और उनमें भी भाव के अंदर मौजूद 2 ग्रह जो प्रबल अग्नि कारक ग्रह हैं, उनसे पीड़ित प्रभावित होते हुए नजर आते हैं।
और राहु जो कि अपने आप में एक मिस्टीरियस ग्रह है, उसकी दृष्टि से भी पीड़ित हो रहे हैं। तो यहाँ पे 4th हाउस कहीं ना कहीं पीड़ित हो गया। अब सवाल यह है कि भाव पीड़ित हो जाए तो कोई चिंता नहीं दोस्तों, तब तक जब तक कि भाव का स्वामी उसको बचा सकता हो। ठीक, देश में युद्ध छिड़ जाए तो अगर वहां का जो पोजीशन होल्डर है वो स्ट्रांग है, वो लड़ सकता है तो वापस उसको बचा सकता है। तो भाव के पीड़ित होने भर से काम नहीं चलेगा। भाव का पीड़ित होना दैट इज 33%। भावेश उसके पास स्ट्रेंथ होगी, वो बचा लेगा, तब जाके चीजें बनेंगी। तो यहाँ पे जो इसका भावेश है सूर्य, सूर्य की मौजूदगी को आप जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो मैं बातें बोलूंगा वो थोड़ा सा अनईजी भी लगेंगी। पहला, सूर्य के आगे और पीछे जो है एक तरफ शुक्र है, एक तरफ गुरु है। शुक्र और गुरु की मौजूदगी को देखकर आपको लगेगा कि अरे सर ये तो शुभ कत्री योग है। देखिए, शुभ कत्री योग इस लिहाज से हो गया कि एक ग्रह शुक्र है, दूसरा ग्रह आपका बुध या फिर आपका गुरु है। ठीक है, वहां से वो शुभ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा कि शुक्र जो है इस कुंडली में 6ठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण रखता है और गुरु इस कुंडली के अष्टम में अपना मूल त्रिकोण रखता है। दोनों ही फंक्शनली मैलेफिक है। इस लिहाज से ये जो भाव है ये फंक्शनल मैलेफिक्स के उसमें पापकत्री का प्रभाव बना रहा है, माइल्ड होगा, क्योंकि जो ग्रह वो प्रभाव बना रहे हैं वो नैसर्गिक शुभकत्री बनाने वाले ग्रह हैं, लेकिन भाव जो कि कुंडली में मिला है उसके लिहाज से फंक्शनल मैलेफिक होने के कारण चैलेंज देंगे। अब इसको कैसे यहाँ पे लगाना है? अगर यही जहाज थोड़ा उड़ जाता, क्योंकि एक बार रफ्तार पकड़ने के बाद वो आगे बढ़ जाता और बढ़ने के बाद किसी ऐसी रिहायशी इलाके में गिरता तो बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट हो जाता। अभी उसकी जो एक मौजूदगी है वो बहुत लिमिटेड एरिया में है, इसलिए जितनी हानि हुई है वो भी थोड़ी सी लिमिटेड है। कंडीशन वही है, नैसर्गिक शुभ हैं, लेकिन हमारे लिए कैसे हैं? हमारे लिए पापकत्री वाले भी फॉर्मेशन करने वाले ग्रह बनेंगे, क्योंकि लगन में ऐसा प्रभाव है। सेम चीज आपको शुक्र से भी दिखाई देगी। शुक्र जो होता है वो वायुयान का कारक होता है, वाहनों का कारक ग्रह होता है, और उसके आगे पीछे सूर्य और शनि है। नैसर्गिक रूप से शुक्र जो है वो पापकत्री योग में दिखाई दे रहा है सूर्य और शनि से, लेकिन वही चीज शनि फंक्शनली बेनिफिक है, सूर्य यहाँ पे फंक्शनली बेनिफिक होता है, तो वो भी उसी प्रभाव से इसको लिमिट कर रहा है, वरना ये हादसा जो बढ़ता और बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे बढ़ने की इसकी संभावना आती। तो हमने सबसे पहले भाव को समझ लिया है। भावेश की अब हम बात करने जा रहे हैं। तो हमने देखा भावेश शुभ ग्रहों के बीच में है, लेकिन वो इसके लिए फंक्शनल चैलेंजिंग प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। अब दूसरी बात, शनि की तीसरी दृष्टि सीधे सीधे सूर्य के ऊपर है और राहु 10वें में मौजूद है। जब भी कोई ग्रह 10th हाउस में होगा उसका सीधा असर 1st हाउस पे होता ही होता है। तो सूर्य राहु और शनि जैसे ग्रहों से पीड़ित हो रहा है। 4th हाउस पीड़ित, 4th हाउस का स्वामी भी पीड़ित, यानी कि 33% अगर भाव के पीड़ित होने से गया था तो बाकी का 33% भाव के स्वामी के पीड़ित होने के कारण भी बन गया। और अब बात की जाएगी कारक की। कारक कौन है? चौथे में अगर प्रॉपर्टी देखनी है तो मंगल कारक है, मदर देखनी है तो चंद्रमा कारक है, और अगर आपको वाहन देखना है तो शुक्र कारक है। मंगल तो अपनी जगह पे बैठा है, ठीक है, राहु केतु के प्रभाव में है, कुछ इधर उधर की चीजें चल रही होंगी, लेकिन उससे ज्यादा चंद्रमा को देखें। चंद्रमा तो माता का कारक है और बैठा हुआ अष्टम में। देश की कुंडली है तो यहाँ पर तो हम माता वाली बात को पीछे ले लेंगे। अगर ये किसी की पर्सनल कुंडली हो जाती तो फिर चंद्रमा की ये मौजूदगी, चंद्रमा का भाव या चौथा भाव पीड़ित होना, इस बात को देखते हुए हम क्या बोलते? मदर के साथ चीजें इफेक्ट कर सकती। लेकिन चंद्रमा के ऊपर कहीं ना कहीं गुरु की नैसर्गिक शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो चंद्रमा फिर भी कारक तत्वों में देखिए मंगल ओके, चंद्रमा बैठा गलत है लेकिन ओके। शुक्र पर आइए, वाहन का कारक चौथे में माता चंद्रमा, भूमि मंगल और वाहन शुक्र। शुक्र जो है एक तरफ से ये इस पापकत्री फॉर्मेशन में फंसा पड़ा, दूसरी तरफ पे केतु के प्रभाव से आएगा, क्योंकि मंगल के ऊपर केतु का प्रभाव इस समय है और दृष्टि प्रभाव भी कहा जा सकता है। ये चीज हो रही है। 12th हाउस का स्वामी यानी कि नुकसान का स्वामी 4th हाउस में किसी प्रॉपर्टी का नुकसान, किसी जमीन जायदाद की चीजों को लेकर टेंशन, ऐसी चीजें दिखाता है। साथ ही साथ यहाँ का जो कारक तत्व हो रहा है शुक्र, वो भी 12th में जाके बैठ रहा है और कहीं ना कहीं केतु की दृष्टि में सूर्य और शनि के बीच में फंसने का प्रभाव दिखा रहा है। तो कारक तत्व के लिहाज से शुक्र ज्यादा कमजोर हो रहा है। प्लस इस कुंडली में 1st हाउस का लॉर्ड कौन है? शुक्र है। उसकी खुद की मौजूदगी कहाँ है? 12th हाउस में। शुक्र 12वें घर में अच्छा माना जाता है उस हिसाब से कि वो आलीशान जीवन के खर्चे करा सकता है, लेकिन खर्चे सिर्फ आलीशान चीजों पे हो जरूरी नहीं है। यहाँ पर इस फॉर्मेशन में जब वो शनि और सूर्य के बीच में आया है तो वो पापकत्री फॉर्मेशन को भी ले रहा है, प्लस हमारा जो 1st हाउस लॉर्ड है वो भी 12th में हो रहा है। इस लिहाज से ये जो ड्यूरेशन है, अगर ये आगे पीछे नहीं होते तो थोड़ी सी हालत कुछ और होती। इनके आगे पीछे होने और यहाँ बैठने के कारण ये जो चीज़ फंस रही है, ये वाहनों के जो प्रभाव है, नुकसान है, उन चीज़ों को लेकर ज़्यादा इशारा करती हैं। तो अभी ये जो फॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा है, इस फॉर्मेशन को ध्यान में रखा जाए तो जब तक शुक्र यहाँ से निकल ना जाए तब तक, या मंगल और केतु इस भाव को छोड़ ना दे। चौथा भाव
भाव का स्वामी पीड़ित हो रहा है, सूर्य का हटना भी इंपॉर्टेंट है, और वाहन का कारक इस समय फंसा हुआ है, तो वाहनों के हादसे जो हैं उनका रिपीटेशन में एक बात कहूं कि होने की संभावनाएं अभी निरंतर बनी रह सकती हैं। क्यों? क्योंकि दशा के अंदर भी हमारे को सूर्य 4th हाउस के स्वामी की दशा दिखाई देती है। तो इस तरीके से आप किसी भी चार्ट के अंदर पर्टिकुलर दशा को सबसे पहले पकड़ेंगे, दशा किन भाव के स्वामित्वों को ले रही है उसको देखेंगे, और गोचर में क्या वो पीड़ित हो रहे हैं या वो अच्छे शुभ प्रभाव में आ रहे हैं। अगर यही स्थिति शुभ प्रभाव में होती तो हम नई चीजें लेकर आ रहे होते। मान लीजिए जब भारत के अंदर बुलेट ट्रेन आ रही होगी, जिस दिन उसका आगमन हो रहा होगा ना, उस दिन आप फिर से देखिएगा कि वाहन के कारक ग्रह, वाहन के स्वामी, इनके ऊपर क्या नैसर्गिक शुभ ग्रहों का या फंक्शनली बेनिफिक प्लैनेट्स का असर उस दिन होगा या नहीं होगा। इस समय जब हम देख रहे हैं तो हमारे को ये दिखाई दे रहा है कि जो चैलेंज पैदा करने वाले ग्रह हैं उनका प्रभाव इस समय सूर्य के ऊपर और 4th हाउस के ऊपर ज्यादा है, इसलिए हम नेगेटिव इवेंट्स को ज्यादा देख रहे हैं। जब यहीं पे पॉजिटिव इवेंट्स आनी होंगी तो ये भाव शुभ भाव से दृष्ट, शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा, शुभ ग्रहों से ही हमारा जो 4th हाउस लॉर्ड है उसके ऊपर प्रभाव होगा, तो वो चीजों को बढ़ाएगा, और जब भी कोई नेगेटिव प्लैनेट्स का प्रभाव होगा तो वो हमारे को चैलेंजेस दिखाएगा। धन्यवाद।